नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में सीटेट एसएसटी का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं और यह क्वेश्चन पेपर 31 दिसंबर 2021 का ऑनलाइन परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है और इसके अंतर्गत हम लोग सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले सीटेट एसएसटी के 2022 परीक्षा में पूछे गए ऑनलाइन सभी क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करा दिए गए। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 31 है। यहाँ पर हड़प्पा निवासी संबंध रखते थे। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, पहला ऑप्शन है कांस्य युग से, सेकेंड है तांबा या ताम्र युग से, पीतल युग से, लौह युग से। तो 31 का यहाँ पर आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कांस्य युग से। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है। यहाँ पर दिए गए कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए है, इतिहासकार समय को केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में देखते हैं। अगला यहाँ पर कथन बी है, समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, ए और बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन सेकेंड है, ए और बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है पर बी गलत है। और चौथा ऑप्शन है, ए गलत है पर बी सही है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ए और बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या नहीं है ए की। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है। यहाँ पर अल हिंद किताब को किसने लिखा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा अल इद ऋषि और अल बरूनी और अल जरूनी और अल दुहैल। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताना है दोस्तों आपको। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा अल बरूनी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है। किताब उल हिंद अरबी भाषा में अल बरूनी द्वारा लिखी गई है पुस्तक है और अल बरूनी ने 1017 ईस्वी के आसपास भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की थी और इसने अपनी किताब में भारतीय संस्कृति का विस्तार से वर्णन किया है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है। 8वीं और 18वीं सदी के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में सांझी वास्तुकला शैलियाँ पाई जाती हैं क्योंकि यहाँ पर पहला ऑप्शन है, बड़े साम्राज्यों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को साथ लाना और परिणाम स्वरूप उनकी आकार और शैलियों का परस्पर संकरण होना। सेकेंड ऑप्शन है, संक्रमण द्वारा शानदार रचनाओं का शक्तिशाली साम्राज्यों में पुनरावृत्ति की आवश्यकता पैदा करना। थर्ड ऑप्शन है, सम्राट विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए अपनी वास्तुकला का प्रसार करना चाहते थे। चौथा ऑप्शन है, अपनी स्वामी या भक्ति को प्रकट करने के लिए छोटे राजाओं द्वारा बड़े साम्राज्य की वास्तुशैली नकल की गई। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है दोस्तों 34 का आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, बड़े साम्राज्यों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को साथ लाना और परिणाम स्वरूप उनकी आकार और शैलियों का परस्पर संकरण होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक वैद्य पैदा हुए थे। उन्होंने कहा था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। कथन बी है, दांतों के जोड़ और उपस्थियों के संयोजन के चरक इस संख्या पर पहुंचे थे। तो 35 का यहाँ पर आंसर जो होगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है 36। यहाँ पर निम्नलिखित का सुमेलन कीजिए। एक तरफ नृत्य शैलियाँ हैं, दूसरी तरफ राज्य हैं। तो नृत्य शैली का राज्य से आपको संबंध यहाँ पर मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है कथक। तो कथक का मिलान हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। भरतनाट्यम का जो मिलान हो जाएगा सेकंड से तमिलनाडु से। और कथकली का जो मिलान होगा दोस्तों ऑप्शन 4 से केरल से। और कुचिपुड़ी का हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट से आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन बनेगा सेकंड हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का 4 और डी का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नलिखित समुदायों का सही क्रम कौन सा है?
जिन्होंने शासकों के खिलाफ विद्रोह किया, प्रारंभिक विद्रोह से आरंभ करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन कोल, संथाल, बस्तर, वर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है यहाँ पर। आदिवासियों के विषय में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प की पहचान करें। पहला ए ऑप्शन दिया गया है, आदिवासी मुखियाओं ने औपनिवेशिक काल में अपनी प्रशासनिक शक्तियों को खो दिया। आदिवासी मुखियाओं को कुछ गांव की भूमि पर अपना स्वामित्व बनाए रखने की अनुमति दी गई है। अपने लोगों में आदिवासी मुखियाओं का परंपरागत आधिपत्य बना रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट विकल्प सही जवाब है, ए और बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, महिलाओं और सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्य को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। वक्तव्य ए है, ब्रिटिश शासन के दौरान प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून को प्रचारित करने में सहायता की। वक्तव्य बी है, सामाजिक प्रथाओं में सुधार के लिए सुधारकों ने प्राचीन ग्रंथों को नकार दिया। तो 39 का आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन थर्ड, ए और बी दोनों सही ऑप्शन बनेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर अगला है 40 है यहाँ पर। तमिलनाडु में पेरियार ने गैर ब्राह्मण आंदोलन आरंभ किया। इसने जाति प्रथा को कई चुनौतियां दी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनें। तो क्वेश्चन नंबर 40 का यहाँ पर जो आंसर होगा थर्ड विकल्प, उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है यहाँ पर। ज्योतिराव फुले ने जाति असमानता की आलोचना किसके द्वारा की है? तो पहला ऑप्शन है, जाति व्यवस्था के खंडन हेतु धर्म ग्रंथों को पढ़ना और उनको उद्धृत करना। सेकेंड ऑप्शन है, यह तर्क देकर कि आर्य विदेशी थे और उन्होंने मूल निवासियों पर आधिपत्य स्थापित कर जाति व्यवस्था लागू की। थर्ड विकल्प है, सभी मनुष्यों के विज्ञान आधारित जैविक समानता के दावों को मानकर पूर्व सदियों में भक्ति और सूफी आंदोलनों से प्रभावित होकर। तो यहाँ पर दोस्तों 41 का यहाँ पर राइट आंसर होगा सेकेंड विकल्प, यह तर्क देखकर कि आर्य विदेशी थे और उन्होंने मूल निवासियों पर आधिपत्य स्थापित कर जाति व्यवस्था लागू की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर हम बात करेंगे 42 है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जलियांवाला कांड के विरुद्ध महात्मा गांधी ने किस अभियान का आह्वान किया? तो पहला ऑप्शन है रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर 42 का यहाँ पर आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन असहयोग आंदोलन। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने भी एक कमेटी मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में गठित की। महात्मा गांधी इसके सदस्य थे और इस समिति ने इस कार्यवाही हेतु अधिकारियों की आलोचना की और मृतकों के परिवारों को हर्जाना देने की मांग की, परंतु सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। क्वेश्चन नंबर अगला 43 है यहाँ पर। यदि वर्तमान समय में आपको सत्ता के विरुद्ध अपनी नाराजगी को संयत नरमपंथी तरीके से कहना हो तो निम्न में से उसे लागू करने के लिए कौन सा तरीका होगा? पहला ऑप्शन है बल का प्रयोग, बी है प्रदर्शन, सी है लिखना। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो 43 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन थर्ड, बी तथा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है। भारत में स्वतंत्रता के उपरांत अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी है क्योंकि पहला ऑप्शन है, यह एक शर्त थी जो ब्रिटिश वायसराय ने भारत छोड़ने से पहले रखी थी। सेकेंड ऑप्शन है, यह प्रशासनिक परंपराओं को औपनिवेशिक भारत से स्वतंत्र भारत में सरल रूप से परिवर्तित होने में सहयोग देगी। गैर हिंदी भाषा भारतीय राज्यों की मांग एक उनके समझ में आने वाली भाषा की थी। भारत सरकार भाषा आधारित राज्य बनाने की मांग कर काबू रखना चाहती थी। तो क्वेश्चन नंबर 44 का यहाँ पर आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा विकल्प थर्ड, गैर हिंदी भाषा भारतीय राज्यों की मांग एक उनके समझ में आने वाली भाषा थी। ऑप्शन थर्ड सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 45 है। तारों के बारे में दिए गए निम्न कथनों ए तथा बी को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। पहला कथन दिया गया है सूर्य एक तारा है। कथन बी है रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। तो 45 का यहाँ पर आंसर होगा विकल्प थर्ड राइट जवाब है। दोनों ए और बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। सूर्य हमारे सौरमंडल का एक तारा है। यह हमारे सौरमंडल की ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान नहीं है बल्कि भिन्न भिन्न प्रकार के पिंड हैं। तारों से इतर कुछ पिंड भी प्रकाश पड़ने पर चमकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका
महाद्वीप से जोड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही विकल्प होगा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, स्थल संधि इसका सही जवाब है। जब दो बड़ी जल राशि के बीच कोई संकीर्ण स्थल खंड होता है तो उस स्थल खंड को स्थल संधि कहा जाता है। जैसे पनामा स्थल उत्तरी मध्य अमेरिका महाद्वीप एवं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला 47 है। यहाँ पर निम्न सूचीबद्ध लक्षणों ABC के आधार पर वन के प्रकार की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है, इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। इन वनों के महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम है। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के कुल भागों में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर 47 का जो आंसर होगा पहला विकल्प हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन इसका सही जवाब बनेगा। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। यह भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाते हैं। इसका विस्तार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में पाया जाता है। और इन वनों के महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, नीम, पीपल और शीशम है। क्वेश्चन नंबर अगला 48 है। यहाँ पर इनमें से कौन से घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की संघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए है, तापमान एवं नमी में, अक्षांश एवं ऊंचाई में, ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई, पवन के बहने की दिशा। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 48 का यहाँ पर जो सही विकल्प राइट होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, केवल ABC ऑप्शन सही जवाब है। किसी स्थान की जलवायु और अक्षांशीय स्थिति वहाँ की वनस्पति पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। तापमान, नमी, अक्षांश, ऊंचाई, ढाल, मिट्टी की परत की मोटाई जैसे तत्वों में परिवर्तन के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की संघनता एवं प्रकार में परिवर्तन होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, थर्ड विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइन घाटी और वासजेस पर्वत उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? पहला है ब्रह्मोत्स पर्वत का, वलित पर्वत का, ज्वालामुखी पर्वत का और ग्लेशियर पर्वत का। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा पहला विकल्प हो जाएगा, ब्रह्मोत्स पर्वत। फर्स्ट ऑप्शन राइट जवाब बनेगा। जब पर्वत का बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब ब्रह्मोत्स पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी, वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर सही जवाब पहला विकल्प हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान का उदाहरण है? पहला है ऑप्शन सुंदरवन, पूर्वी घाट, लद्दाख, सह्याद्री। तो 50 का आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर जो होगा थर्ड विकल्प, लद्दाख। लद्दाख एक शीत मरुस्थल है जहां तापमान एवं वर्षा बहुत कम होती है। सुंदरवन एवं डेल्टाई क्षेत्र हैं, जबकि पूर्वी घाट एवं सह्याद्री पर्वत श्रेणियां हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 51 यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन से कथन समुद्र के ऊपर तापमान में कम विभिन्नता को समझाता है और यह समझाते हैं? पहला है, समुद्री धाराओं की उपस्थिति तापमान को स्थिर बनाए रखती है। अधिकतर समुद्र ध्रुवों के आसपास पाए जाते हैं। समुद्र का पानी धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। ऑप्शन डी है, उच्च वायुदाब की उपस्थिति तापमान में कम विभिन्नता में योगदान देती है। तो 51 का राइट आंसर यहाँ पर जो बनेगा थर्ड विकल्प हो जाएगा, केवल सी ऑप्शन सही जवाब है। समुद्र का पानी धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 52 की यहाँ पर हम बात करेंगे। दिए गए कथनों के आधार पर वायुमंडल की परत को पहचानें। पहला ऑप्शन है, यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। ऑप्शन बी है, इसमें ओजोन गैस की परत होती है। तो 52 का आंसर होगा 4 ऑप्शन, समताप मंडल। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर वायुमंडल में निम्नलिखित परतें पाई जाती हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। ओजोन गैस समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो ओजोन गैस है वो समताप मंडल में पाई जाती है। बादल तथा मौसम संबंधी सभी जो घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं और समताप मंडल इनसे मुक्त रहता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 53 है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यदि
वायुमंडल में वायु और वायु दाब उपस्थित ना हो तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। ऑप्शन बी है, वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, उसी तरह हमारा शरीर भी विपरीत बल लगाता है। तो 53 का यहाँ पर आंसर होगा पहला विकल्प। दोनों ए तथा बी सही हैं तथा बी ए की सही व्याख्या करता है। एक निश्चित समय पर निश्चित क्षेत्र में वायु की सभी परतों द्वारा समुद्र तल पर लगाए गए भार को वायुदाब कहा जाता है। बाहरी वायुदाब और शरीर के वायुदाब के बीच संतुलन बना रहता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब में कमी आती है। यही कारण है कि पहाड़ों पर चढ़ते समय बाहरी वायुदाब में कमी और शरीर के दाब में वृद्धि के कारण हमारी नाक से खून निकलने लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो पहला है सही जवाब हो जाएगा, ए और बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 54। यातायात के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही कथनों का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन है, कम दूरी यातायात के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले सड़क मार्ग हैं। ऑप्शन बी है, अधिक दूरी में भारी व बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता है। सी ऑप्शन है, अगम्य और दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचने के लिए रेल मार्ग बहुत ही सहायक है। डी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, वायु यातायात सबसे महंगा है तथा दुर्गम व दुरूह स्थानों तक पहुंचने का एकमात्र साधन है। तो 54 का यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 4। केवल ए बी डी सही विकल्प है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन नंबर 55 है। एक शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रवास विषय पढ़ाते हुए निम्न में से कौन से कारक प्रासंगिक समझे जाएंगे। दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। कार्य के बेहतर अवसर उपलब्ध होना, जीवन यापन के बेहतर होते तरीके, विवाह, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 55 का यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 राइट आंसर बनेगा। ए बी सी सही इस विकल्प है। विभिन्न कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने के उद्देश्य से जाना प्रवास कहलाता है। शिक्षा, एक स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा, बेहतर जीवन स्तर, रोजगार के अवसर, विवाह, प्राकृतिक आपदा, युद्ध, अशांति प्रवास के कारण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत में इस्पात उत्पादन केंद्रों के संदर्भ विषय हैं। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, विजयनगर कर्नाटक, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सलेम तमिलनाडु। तो 56 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन नंबर 57। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कथन ए है, सेरिकल्चर विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन होता है। कथन बी है, पिसीकल्चर रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन होता है। तो 57 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। दोनों ए और बी गलत हैं। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को पिसीकल्चर कहा जाता है, जबकि रेशम के कीटों के वाणिज्यिक पालन को सेरिकल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 58 है। भारत के कौन से क्षेत्र की भेड़ से पश्मीना ऊन मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो ये 58 का आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट लद्दाख। पश्मीना ऊन चांगथोंगी या चोंगपा नामक बकरी की ऊन होती है। यह बकरी लद्दाख के शीत मरुस्थल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला 59 है। यहाँ पर विभिन्न समुदायों के लोग विभिन्न प्रकार तरीकों से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। यह चिन्ह समाजवाद का है, धर्मनिरपेक्षवाद का है या विविधता का है या सामाजिक न्याय का है। तो 59 का जो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड विकल्प विविधता का है। अगला क्वेश्चन नंबर 60 है। यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित कथनों को ध्यान में रखकर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए यहाँ पर दिया गया है, राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। कथन बी है, राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए होती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमानुसार अपना कामकाज चलाए। तो 60 का यहाँ पर आंसर होगा पहला विकल्प, ए सही है तथा बी गलत है। राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति की यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती है। क्वेश्चन नंबर अगला 61 है। प्रीति के परिवार के पास 15 एकड़ उर्वर भूमि है। उसके पिता ने एक सरकारी बैंक से 1 लाख रुपए का ऋण लिया है। हालांकि असमय वर्षा से खेतों में बाढ़ आ गई और उनकी फसल बर्बाद हो गई। प्रीति को इस बात की राहत है कि अगले कुछ महीनों के लिए उनके पास अनाज है। संभवतः वह किस प्रकार के परिवार से हैं। तो 61 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड विकल्प बड़े किसान। तो अगला
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से क्या प्रदान करता है? तो 62 का पहला ऑप्शन है कुल नाम न अपनाने की स्वतंत्रता, पिता की संपत्ति पर पुत्र पुत्री का समान अधिकार, महिलाओं द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत वैवाहिक अवस्था को खारिज करने का अधिकार, कृषि भूमि पर पुत्रों का वंशागत अधिकार। क्वेश्चन नंबर 62 का यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 62 का सेकेंड ऑप्शन सही जवाब बनेगा, पिता की संपत्ति पर पुत्र और पुत्री का समान अधिकार। अगला क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनकर सहकारी संस्थाओं के संदर्भ में सही है? पहला ए है, व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आय बढ़ाने में सहायता करती है। अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी कंपनियों को सहायता करती है। बुनकर सदस्य दादन व्यवस्था में काम करते हैं। सहकारी संस्थाएं विपणन में संलिप्त हो रहती हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 63 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन 4 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर केवल ए और डी विकल्प सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर 64 है, भारत जो कि एक लोकतांत्रिक देश है में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है। तो यहाँ पर 64 का आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन सही जवाब बन जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर की उम्र का है उसे मत देने का अधिकार है, चाहे सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो। क्वेश्चन नंबर अगला 65 है, उच्च शिक्षा हेतु लड़कों और लड़कियों को विभिन्न विषयों को चुनने के लिए इसलिए सामाजिकृत नहीं किया जाता क्योंकि उनमें उस विषय के लिए अभिवृत्ति पाई जाती है, बल्कि उन्हें अपने लिंगानुसार विषयों को आत्मसात करने व चुनने के लिए तैयार किया जाता है। इसे निम्न रूप में देखा जा सकता है। पहला ऑप्शन भेदभाव, हनन, उल्लंघन, रूढ़िबद्ध धारणा, यौन शोषण। तो 65 का यहाँ पर जो आंसर होगा थर्ड विकल्प रूढ़िबद्ध धारणा। अगला क्वेश्चन नंबर 66 है, बाल अधिकार बिल में वर्णित इस बाल अधिकारों पर ध्यान दें। पहला ऑप्शन है मुझे अच्छी शिक्षा का अधिकार है और सब बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करने का दायित्व सबका है, अनुच्छेद 28, 19 और 23। सेकंड है मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, सबका दायित्व है कि वे दूसरे को सुने, अनुच्छेद 12 और 13। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उपरोक्त बाल अधिकारों का पूरक है? तो 66 का यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 21 और 19 राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता नागरिकों की राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश अधिकार के प्रयोग से रक्षा करती है? पहला ऑप्शन है संघवाद, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा, संसदीय शासन पद्धति। तो 67 का यहाँ पर जो आंसर होगा सेकेंड विकल्प मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार नागरिकों की राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश अधिकार के प्रयोग से रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में व्यक्ति न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। तो सेकंड ऑप्शन सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 68 है यहाँ पर, यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है तो उसे रद्द करने का उसके पास अधिकार यह कहलाता है। तो यहाँ पर 68 का जो आंसर होगा सेकेंड विकल्प न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा के माध्यम से न्यायालय संसद द्वारा पारित किसी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है और यह कानून यदि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा होता है तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है। क्वेश्चन नंबर अगला 69 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाए गए विकलांगता अधिनियम 2016 के संदर्भ में सही नहीं है? तो नहीं पे आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है सरकार विशेष विद्यालयों स्कूलों में विकलांग बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। समाज में पूर्ण भागीदारी के लिए विकलांग व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त है। थर्ड विकल्प यहाँ पर है केंद्र सरकार को विकलांग व्यक्तियों हेतु उच्च शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए। फोर ऑप्शन है केवल केंद्र सरकार के ऑफिस तथा संस्थानों को पहुँच योग्य बनाना तथा उनमें रैंप ढलान बनाए जाने चाहिए। तो 69 क्वेश्चन का यहाँ पर जो आंसर होगा पहला ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। सरकार विशेष विद्यालयों में विकलांग बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 70 है, निम्नलिखित में से किसे 1984 की भोपाल गैस त्रासदी का एकदम सही वर्णन मानेंगे? पहला ऑप्शन है संपीड़ित प्राकृतिक गैस प्लांट में विस्फोट, रसोई गैस सिलेंडर गोदाम में विस्फोट, क्षेत्रीय स्तर पर बीमारी, फल है चूहों को मारने के लिए एक जहरीली गैस का उत्पादन, कीटनाशक का उत्पादन करने वाले एक प्लांट से जहरीली गैस का रिसाव। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4
कीटनाशक का उत्पादन करने वाले एक प्लांट से जहरीली गैस का रिसाव। अगला क्वेश्चन नंबर 71 है यहाँ पर। इतिहास के किस भाग को एक विशेष स्तर पर पढ़ाना है, यह निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है इतिहास के अवसर पर, इतिहास के स्वभाव पर, इतिहास के लक्ष्यों और उद्देश्यों पर, इतिहास की मान्यताओं पर। तो 71 का आंसर हो जाएगा थर्ड विकल्प, इतिहास के लक्ष्यों और उद्देश्यों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 72 है यहाँ पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य आपको बताना है। दिए गए ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन है छात्रों को उनकी रुचियों और भावों को जांचने में सहायता देना ताकि वे विश्वविद्यालय स्तर पर सही कोर्स व्यवसाय का चयन कर सकें। बी है राष्ट्र के समक्ष सामाजिक आर्थिक चुनौतियों की समझ विकसित कर सकें। सी है पर्यवेक्षक पहचानने और वर्गीकरण के कौशल विकसित करना। ऑप्शन डी है प्राकृतिक सामाजिक वातावरण के परस्पर संबंध पर बल देते हुए वातावरण की समग्र समझ विकसित करना। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो 72 का यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन 4 ऑप्शन केवल बी और डी सही जवाब है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्र के समक्ष सामाजिक आर्थिक चुनौतियों की समझ विकसित करना, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के परस्पर संबंध पर बल देते हुए वातावरण की समग्र समझ विकसित करना। अगला क्वेश्चन नंबर 73 है यहाँ पर। छात्रों को मानचित्रण की प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए आप आरंभ करेंगे, तो कहाँ से आरंभ करेंगे? पहला ऑप्शन है भारत के मानचित्र का परिचय देकर। सेकेंड है छात्रों को कक्षा का मानचित्र बनाने के लिए कहकर। थर्ड है मानचित्र की रूपरेखा को अंकित करने का निर्देश देकर। छात्रों को दिशाओं, स्केल और चिन्हों को समझाकर। तो 73 का आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा छात्रों को दिशाओं, स्केल और चिन्हों को समझाकर। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 74 यहाँ पर। जल विषय में पढ़ाते हुए अध्यापक एक लड़की की जो घर पर कई प्रकार से जल बचाती है कहानी सुनाता है, वह कौन सी युक्ति का प्रयोग कर रहा है? पहला है वृत्तांत उपागम, अवलोकनात्मक उपागम, समस्या समाधान उपागम और चौथा है चर्चा। तो 74 का आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट वृत्तांत उपागम। जो कार्य पहले हो चुका है उसे वृत्तांत कहा जाता है। अध्यापक पूर्व में हो चुके कार्य का संदर्भ देकर छात्रों को जल संरक्षण के बारे में बता रहे हैं, यह वृत्तांत उपागम के अंतर्गत आएगा। तो पहला ऑप्शन सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 75 है यहाँ पर। इनमें से कौन सा वर्णन मूल्य और भाव दर्शाता है कि छात्रों ने विविधता का संप्रत्यय समझ लिया है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रतीकों और इमारतों के प्रति आदर दर्शाना, देश की विभिन्न वेशभूषा शैलियों का ज्ञान होना, देश में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के प्रति सजगता दर्शाना, विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों, काम धंधों और भाषा वाले लोगों के प्रति आदर और प्रशंसा का भाव रखना। तो 75 का यहाँ पर 4 विकल्प सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 76। वृत्त चित्रों का प्रदर्शन सामाजिक विज्ञान अध्ययन में उपयोगी है। पहला ऑप्शन है यह घटना का प्रथम दृष्टया की भांति ब्यौरा देता है, यह पाठ्यचर्या का बोझ कम करता है, यह सामाजिक विज्ञान को वैज्ञानिक विषय के तौर पर प्रस्तुत करता है, यह मनोरंजन दायक है। तो 76 का आंसर जो होगा पहला विकल्प, यह घटना का प्रथम दृष्टया की भांति ब्यौरा देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 77 है यहाँ पर। अध्यापक अवसर और उपयुक्त साधन प्रदान कर विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग, अन्वेषण व विश्लेषण के लिए कहकर निम्न में से किस उपागम का प्रयोग कर रही है? पाठ्यपुस्तक आधारित उपागम, सामाजिक रचनात्मकवादी उपागम, अध्यापक केंद्रित उपागम, व्यवहारवादी उपागम। तो 77 का आंसर हो जाएगा सेकेंड विकल्प सामाजिक रचनात्मकवादी उपागम। 76 का माफ़ कीजिएगा 77 का यहाँ पर जो आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन बन जाएगा दोस्तों। अध्यापक अवसर और उपयुक्त साधन उपलब्ध कराकर विद्यार्थियों को स्वयं से प्रयोग, अन्वेषण व विश्लेषण के लिए कहकर का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी स्वयं से करके सीखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 78 है यहाँ पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में बहुत से काल्पनिक और वास्तविक वृत्तांतों का उपयोग किया गया है। बी है वृत्तांतों से छात्रों को विचार और संस्थाओं को समझने और उन पर चिंतन करने का बढ़ावा मिलता है। तो 78 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहला विकल्प राइट जवाब बनेगा। ए बी सही है, बी ए की व्याख्या करता है।
एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में बहुत से काल्पनिक और वास्तविक वृत्तांत दिए होते हैं, जिन्हें देखकर छात्र के विचार करने, समझने और चिंतन करने को बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन नंबर अगला 79 है। निम्नलिखित प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सामान्यतः पूछे जाते हैं, उस प्रश्न का चयन कीजिए जो समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए बृहत्तर क्षेत्र उपलब्ध कराता है। तो 79 का आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 4, बम्बई की बहुत सारी फिल्में प्रवासियों के जीवन के बारे में क्यों थीं, यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा। समालोचनात्मक चिंतन से तात्पर्य होता है पक्ष और विपक्ष पर बारीकी से निरीक्षण करना। बम्बई की बहुत सारी फिल्में प्रवासियों के जीवन के बारे में क्यों थीं, इस विषय में कारण की सूक्ष्मता से जांच करने का स्कोप है। तो 4 ऑप्शन सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 80। दिए गए प्रश्न पर विचार करो, सही विकल्प का चुनाव करें। क्या मौजूदा वैधानिक सुरक्षा प्रावधान महिलाओं की सामाजिक बराबरी को सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी है? उपयुक्त प्रश्न आपसे अपेक्षा करता है कि पहला ऑप्शन है महिलाओं के लिए उपलब्ध वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों और उनके इतिहास की व्याख्या करें। सेकेंड है सामाजिक बराबरी क्या होती है, यह समझाना और उसके उदाहरण देना। थर्ड है यहाँ पर वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों को विश्लेषण करना और उनको सही ठहराना। चौथा है बराबरी प्राप्त करने में इन वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों की पहुंच व सीमाओं की जांच करना। तो 80 का यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 सही जवाब बनेगा। बराबरी प्राप्त करने में इन वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों की पहुंच व सीमाओं की जांच करना। क्वेश्चन नंबर अगला है 81। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में यदि आपको ज्ञानार्जन हेतु आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करना है तो आप क्या करेंगे? इनमें से पहला है विभिन्न उदाहरणों के बीच समानता ढूंढकर एक सामान्य सिद्धांत पर पहुंचेगी। विभिन्न स्तरों ग्रेड की शिक्षण अधिगम गतिविधियों को एकीकृत कर लेगी। थर्ड है समस्याओं को एक सामान्य सिद्धांत के प्रयोग से हल कर लेगी। चौथा है बच्चों को उनके स्वयं ज्ञान सर्जित करने की स्वतंत्रता दे देगी। तो 81 का आंसर आपको बताना है। तो राइट जवाब जो बनेगा इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन विभिन्न उदाहरणों के बीच समानता ढूंढकर एक सामान्य सिद्धांत पर पहुंचेगी। क्वेश्चन नंबर अगला 82 है। यहाँ पर कथन ये है सामाजिक विज्ञान शिक्षण को बहुत समय से विचारधारा या मूल्य लागू करने का साधन के रूप में देखा गया है। कथन भी है यह सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्रीय पक्ष के लिए लाभकारी रहा है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो 82 का यहाँ पर जो आंसर बनेगा दोस्तों पहला ऑप्शन हो जाएगा, ए सत्य है, बी असत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 83 है इतिहास अध्यापन में अध्यापक को निम्न बिंदु पर जोर देना चाहिए। 83 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, उचित प्रतिक्रिया। इतिहास अध्यापन में अध्यापक को स्रोत विश्लेषण के बिंदु पर जोर देना चाहिए और इससे विद्यार्थियों में स्रोत का निष्पक्ष विश्लेषण करने और साथ में सही सूचना से एक विस्तृत समझ विकसित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है। यहाँ पर प्रायः हम इनके लिए द्वितीय स्रोतों का प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन ए है नई खोज के लिए, विषय की पूर्व जानकारी के लिए, बहस के लिए, विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध करवाने के लिए, वह जानकारी जो प्रत्यक्ष में प्राप्त नहीं हो सकती है। तो 84 का यहाँ पर जो आंसर होगा 4 विकल्प सही जवाब हो जाएगा, बी और डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 85 है सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में परियोजना कार्य देने का कारण इनमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन है छात्रों को अपने समय का सही प्रयोग करने का अवसर देना, पाठ्यक्रम पूरा होने का निश्चित होना और छात्रों में सुनने और पढ़ने के कौशलों का विकास करवाना, विद्यालयी शिक्षा को सामाजिक वास्तविकता से जोड़ना। तो 85 का यहाँ पर जो सही विकल्प बनेगा 4 ऑप्शन, विद्यालयी शिक्षा को सामाजिक वास्तविकता से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर अगला 86 है रचनात्मक मूल्यांकन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए है निदानात्मक और उपचारात्मक, बी है प्रतिपुष्टि के उपरांत सुधार के अवसर, अधिगम मापन और सत्र के अंत में होना। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 86 का यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो पहला ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों। रचनात्मक मूल्यांकन की निम्न विशेषताएं हैं, पहला निदानात्मक एवं उपचारात्मक, प्रतिपुष्टि के उपरांत सुधार के अवसर। क्वेश्चन नंबर अगला 87 निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं के संशोधित ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार सही क्रम को दर्शाती है? तो 87 का यहाँ पर जो आंसर होगा पहला आंसर राइट जवाब बनेगा, स्मृति के बाद अवबोध, अनुप्रयुक्त, विश्लेषण, मूल्यांकन और निर्माण। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 88 एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समकालीन घटना के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के प्रति छात्रों की सजगता का आकलन करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए? वाद विवाद का, नाटक का, कथा लेखन का या क्विज का? तो 88 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन
सही बनेगा वाद विवाद का। एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समकालीन घटना के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के प्रति छात्रों की सजगता का आकलन करने के लिए छात्रों के बीच वाद विवाद तकनीकी का आयोजन कराया जा सकता है, जिससे उनके दृष्टिकोण जानने में मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर अगला 89 है यहाँ पर। मूल्यांकन अध्यापकों को छात्रों के विषय में निम्न में से क्या जानने का अवसर देता है? ऑप्शन ए है उन्होंने क्या सीखा, वे कैसे सीखते हैं, उनकी क्या रुचियां हैं, उन्होंने क्या नहीं सीखा, और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 89 का यहाँ पर जो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ए सी और डी। ए सी डी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। किसी छात्र के मूल्यांकन से अध्यापक को छात्र के बारे में यह पता चल जाता है कि उसने क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा तथा किस क्षेत्र में छात्र की रुचियां हैं। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 90 है और अंतिम क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का। अध्यापिका आकलन व्यूह रचना के प्रयोग द्वारा छात्रों की अध्ययन प्रक्रिया में कठिनाई के क्षेत्रों को जानना चाहती है। वह आकलन के लिए किस विधि का प्रयोग कर रही है? पहला है निदानात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन, स्थानांतरण आकलन। तो 90 का आंसर बनेगा थर्ड विकल्प, केवल ए तथा सी। एक अध्यापिका संकलन व्यूह रचना के प्रयोग द्वारा छात्रों की अध्ययन प्रक्रिया में कठिनाई के क्षेत्रों को जानना चाहती है और इसके लिए वह निदानात्मक आकलन और रचनात्मक आकलन विधि का प्रयोग कर सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का थर्ड विकल्प सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये रहे सीटेट एसएसटी के 60 क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।